हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो कितना था, यानी हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल एरिया में फैला हुआ था, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इसके बाद हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसे काफ़ी ज़्यादा विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्था माना जाता है, समृद्ध अर्थव्यवस्था माना जाता है, एंड जिसके अंदर आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी किया जाता था। इसके बाद हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो नगरीय व्यवस्था थी, यानी कि जो नगरीय योजना है उसके बारे में जानने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो नगरीय व्यवस्था थी उसे सबसे ज़्यादा विकसित नगरीय व्यवस्था के रूप में माना जाता है। एंड एट द एंड हम जानेंगे आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो हड़प्पा सभ्यता है उसका क्षेत्र विस्तार काफ़ी ज़्यादा था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो समृद्ध थी, विकसित अर्थव्यवस्था थी, उसकी जो नगरीय व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। तो आखिर ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, इन सभी को आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अपने स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की जो सबसे पुरानी विकसित नगरीय अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। और अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, इसके समय काल की, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका टाइम पीरियड 1700 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसके क्षेत्र विस्तार के बारे में, यानी वो कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो क्षेत्र विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, यानी कि ट्राइंगुलर था। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो था 1400 किलोमीटर। और अगर हम पूरब से लेके पश्चिम की बात करें, पूरब से लेके जो पश्चिम सीमा है उसकी डिस्टेंस की बात करें तो वो था 1600 किलोमीटर। और अगर हम इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करें, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के एरिया में फैला हुआ था, तो वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के जो एरिया है उसमें फैला हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है, जिसके अंदर कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प कार्य और सभी महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उसे शामिल किया जाता है। तो चलिए एक एक करके इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर जो मेन जो टैक्स मिलता था वो कृषि से मिलता था। किससे मिलता था? एग्रीकल्चर से मिलता था। कालीबंगा और चोलिस्तान से जो पुरातात्विकों को जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी सबूत मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार और चावल की खेती करते होंगे। इसके अलावा पुरातात्विकों को धोलीवीरा से जलाशय और शीतगई के जो नहर है उसके साक्ष्य मिलते हैं, उसके सबूत मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का इस्तेमाल करते होंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं पशुपालन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में पशुपालन शामिल था, यानी कि इनमें से जो आर्थिक जो इकोनॉमिक जो वर्क होता है उनमें से एक था पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुओं को पालते थे और पशुपालन से उन्हें मांस, दूध, दही, घी और अन्य काफ़ी सारे जो उत्पाद होते हैं वो मिलते थे।
कालीबंगा और चोलिस्तान से पुरातात्विकों को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुओं का उपयोग खेती करने के लिए, खेती जोतने के लिए और माल को एक जगह से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए करते होंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बिजनेस के बारे में, उसके व्यापार के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो अन्य देशों के साथ होता था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी किया करते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिल्प उत्पादन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख क्रियाओं हैं उनमें एक था शिल्प उत्पाद। पुरातात्विकों को कई शिल्प उत्पाद मिलने के साथ साथ कई शिल्प उत्पाद की जो बस्तियाँ हैं उनके भी सबूत मिले हैं, उनके भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण और हथियार और औजार बनाया करते थे, जिसे हम शिल्प उत्पाद की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सुनियोजित जल निकास की प्रणाली, जिसे हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। तो ग्रिड पद्धति में नालियों और सड़कों का निर्माण। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपनी नगरीय सभ्यता और जल निकास की जो प्रणाली है उसकी वजह से पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने अपनी जो पुस्तक है, अपनी एक बुक है जिसका नाम है अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तम जल निकास की जो प्रणाली है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बताया है। किसने बताया? अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अंदर, उस बुक के अंदर उन्होंने बताया जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो जल निकास की जो प्रणाली है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले नालियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया जाता है। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होती है इसके बारे में बता देता हूँ। इस पद्धति के अनुसार सबसे पहले हम नालियों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नालियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद गलियों का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ फिर हम घरों का निर्माण करते हैं। और इस पद्धति में सड़कें एक दूसरे से समकोण यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपनी सुनियोजित नगरीय व्यवस्था यानी जो नगरीय प्रणाली है उसकी वजह से पूरे विश्व भर में फेमस थी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब हम बात कर लेते हैं बस्तियों का विभाजन, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था बस्तियों का। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला था दुर्ग। दुर्ग अधिक ऊंचाई वाले लेकिन कम क्षेत्र में बनाया गया था और कई पुरातात्विकों का ये मानना है कि दुर्ग में सिर्फ और सिर्फ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वहीं रहा करते होंगे। एंड इसके बाद आएगा निचला शहर। तो निचला शहर कम ऊंचाई लेकिन अधिक क्षेत्रफल में बनाया गया था, जो कि कई पुरातात्विकों का ये मानना है कि जो निचला शहर है उसमें केवल जो सामान्य लोग हैं वहीं रहा करते होंगे। जैसे अगर मैं आपको इस इमेज से समझाऊं तो इस इमेज में जैसे कि देखिए आप, सपोज राजा का घर ऊपर होता है, ठीक है, तो जो ऊंचाई वाले जो घर हैं वो कम क्षेत्र में बने होंगे और ऊंचाई वाले जो घर हैं उस पर जितने भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो रहा करते होंगे। और जैसे कि आपको पता है राजा महाराजा के टाइम पे जो उनके किले होते थे वो ऊंचाई पे बने होते थे और कम एरिया में बने होते थे, और जो नॉर्मल जो सामान्य जो वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य जनता है, वो निचले शहर में रहती है यानी समतल भूमि में रहती है। तो इसी तरीके से इसमें भी बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था। अब हम बात कर लेते हैं एक समान ईंटों का प्रयोग। तो पुरातात्विकों को हड़प्पा सभ्यता से ईंटों से ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सभी आवास निर्माण में एक समान अनुपात के ईंटों का यूज़ करते थे और उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो है 4:2:1, यानी कितने परफेक्ट तरीके से वो काम करते थे। हर एक ईंट का जो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो दूसरे के समान था, यानी कि इक्वल था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कितने ज़्यादा परफेक्ट तरीके से काम करते थे। अब हम बात कर लेते हैं गृह स्थापना के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो उनमें एक स्नान घर होता था और घर के केंद्र में एक आंगन होता था। जैसे कि अगर आप गांव में भी जाओगे तो गांव में भी आप देखने को मिलेगा कि बीच में एक आंगन होता है घर के, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी और ये जो नालियाँ हैं ये घर के बाहर बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी, जिससे घर का जितना भी जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाता था। और कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी,
तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो बहुमंजिला इमारतें बनाते थे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से उन्होंने भी फ्लोर बनाए हुए थे और उसके लिए सीढ़ियाँ थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एकांतता का महत्व। हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने होते थे उनमें खिड़कियाँ नहीं होती थी और जो मुख्य द्वार है उससे आंगन और आंतरिक भाग का अवलोकन नहीं किया जा सकता था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो एकांततावाद को महत्व देते थे, यानी कि वो मानते थे प्राइवेसी को, यानी कि घर की बात बाहर ना जाए, वो प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुओं का निर्माण। तो कुछ घरों में कुएं भी देखने को हमें मिलते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो के जो शहर है उसमें 700 से भी ज़्यादा कुएं देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विशाल स्नानगृह। विशाल स्नानगृह दुर्ग में बनाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जो कि ऊंचाई पर रहते थे, तो उनके लिए विशाल स्नानगृह बनाया गया था। और ये स्नानगृह था, ये आयताकार जलाशय था जिसके चारों ओर गलियारे बने होते थे। और विशाल स्नानगृह का इस्तेमाल अनुष्ठान कार्यों के लिए, यानी कि सपोज जो कोई बड़ा इवेंट होता था तो उसमें ही इसका यूज़ किया जाता था। जैसे कोई फेस्टिवल या कोई भी बड़ा इवेंट है उसके अंदर विशाल स्नानगृह का यूज़ किया जाता था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कितने सारे फीचर्स थे, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी, उसकी नगरीय व्यवस्था कितनी मजबूत थी। तो आखिर ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से जो इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, जो इतनी मजबूत सभ्यता है, उसका अंत हो जाता है, उसके बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर विद्वानों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है उसके लेके अपने अपने अलग अलग कारण बताते हैं, अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ, यानी कि एक बाढ़ आई थी उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जबकि कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। अब ये आर्य कौन थे? ये सपोज जो आर्य होते हैं वो एक जनजाति होती है, ठीक है, जो कि दूसरे की जो सभ्यता होती है उस पर आक्रमण करती है और उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है, उसका विनाश कर देती है। एंड अब काफ़ी सारे जो इसके अलावा भी जो विद्वान हैं वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं, अपने अपने विचार बताते हैं। जैसे कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा, और कुछ का मानना है प्रशासनिक तंत्र में कमज़ोर होना, प्रशासनिक तंत्र का कमज़ोर होना, और कुछ का मानना है कि हो सकता है कोई ऐसी महामारी आई होगी जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो चलिए एक एक करके इसके जो प्रमुख कारण हैं, जो मेन रीज़न है, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर जो नगर थे वो सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बीच बसे हुए थे। यानी कि जाहिर सी बात है, जो नगर थे वो नदियों के पास थे, तो हो सकता है कि बाढ़ आई होगी और बाढ़ में सभी बस्तियाँ तबाह हो गई होगी। तो इसीलिए कई सारे जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि नदियों के बाढ़ के आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। नेक्स्ट है आर्यों का आक्रमण। तो आर्य को आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आर्यों को एक आक्रामक जाति माना जाता है क्योंकि आर्यों ने कई सारी जो सभ्यता है उसका विनाश किया था। इसीलिए कई सारे जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो आर्य को आक्रमण के कारण हुआ होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अन्य कारणों के बारे में। तो कई सारे जो विद्वान हैं उनका मानना है कि बाढ़ और आर्यों के आक्रमण के अलावा भी कई सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, जिसमें से एक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ रहा होगा और उसकी वजह से वर्षा का जो पैटर्न है वो बदलने लगा होगा, जो वेदर है उसमें चेंजेस आने लगे होंगे, और वर्षा का जो पैटर्न है उसे बदलने की वजह से जो कृषि है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा, जिससे कि क्या होगा, अनाज कम होने लगा होगा। अब जब अनाज कम होगा तो उसके बाद क्या होगा, भोजन की कमी होगी, यानी कि भुखमरी फैल जाएगी। तो इसीलिए कई सारे जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अंत का एक महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इसके बारे में आप बात कर लेते हैं महामारी के बारे में। तो कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि हो सकता है कि कोई महामारी आई होगी जिसके वजह से जो काफ़ी सारे लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई होगी, और बाकी जो लोग बच गए उन्होंने वहाँ से पलायन कर लिया होगा, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए होंगे। तो काफ़ी सारे विद्वानों का ये मानना है कि हो सकता है कोई ऐसी महामारी आई होगी जिसकी वजह से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ और ये हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बनी है।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ और बचे हुए रीजंस के बारे में, जो कि है लंबी दूरी के व्यापार का समाप्त होना। हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो अन्य देशों के साथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश हड़प्पा सभ्यता की जो दूरी है वो दूसरे व्यापार से समाप्त होने लगे होंगे। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को आर्थिक नुकसान हुआ होगा, जिससे कि धीरे धीरे ये जो सभ्यता है उसका पतन होने लगा। यानी व्यापार में कमी आई तो लोग वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे, पलायन करने लगे, जिससे कि वो ज़्यादा आमदनी कर सके। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संसाधनों का अधिक उपभोग। तो कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो लोग हैं उन्होंने संसाधनों को ज़्यादा यूज़ किया होगा, जिसकी वजह से अब संसाधनों की कमी आ गई होगी। तो कई सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि संसाधनों को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से संसाधनों में कमी आई होगी, और ये हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसका एक कारण है, एक मुख्य कारण है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।